गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है तुम कब जाओगे अतिथि, या अतिथि तुम कब जाओगे। बेटा ये एक व्यंग लेख है जो सर जोशी जी ने लिखा है। इसमें यानी कि इस पाठ में लेखक यानी सर जोशी जी ने एक अतिथि के बारे में बताया है। एक ऐसे अतिथियों पर व्यंग किया है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना किसी पूर्व सूचना के चले आते हैं और वापस जाने का नाम भी नहीं लेते। इसमें कभी कभी मेजबान कौन होता है बेटा, जो जिसके घर हम जाते हैं, मेजबान को बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ता है और वह बेचारा खून की घूंट पीकर रह जाता है। अच्छा अतिथि वही होता है जो अपने मेजबान को पहले से ही अपने आने की सूचना देकर आता है और 1 या 2 दिन में ही अपनी आवभगत करवाकर विदा हो जाता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि अतिथि ऐसा होना चाहिए जिसके घर हम जाएं उसको पहले इन्फॉर्म करें और उसके बाद वहाँ जाएं और साथ ही जल्दी ही वहाँ से अपने घर के लिए वापस आ जाए, वहाँ ज्यादा समय के लिए ना ठहरे। इस पाठ में बेटा लेखक यानी सर जोशी जी के घर एक ऐसा ही अतिथि आता है जो 4 दिन हो जाने के पश्चात भी अपने घर जाने का नाम नहीं लेता। इससे लेखक जी और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत परेशान होते हैं। इस पाठ को पढ़कर चकित भी होते हैं और बहुत कुछ सोचने को विवश भी हो जाते हैं। चकित होना मतलब हैरान हो जाना कि इस पाठ में ऐसा क्या है कि भाई लेखक ने इस तरह से अतिथि के बारे में कहा है कि अतिथि के कौन कौन से रूप हमें देखने को मिलते हैं। अतिथि कुछ समय के लिए रहता है तो हम उसका कैसे आवभगत करते हैं, ज्यादा समय होने पर हमारे घर में हमारे मन की दशा क्या होती है, ऐसा सब कुछ इसमें बताया गया है। पहले हम सर जोशी जी का लेख परिचय पढ़ेंगे। इसमें बेटा सर जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रही। फिर इन्होंने लेखन को भी आजीविका मतलब जीवन का के रूप में, यानी कि धन कमाने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए जो धन की जरूरत होती है उसके लिए के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। व्यंग मतलब कटाक्ष एक तरह से। जैसे बेटा अगर किसी ने बहुत गंदी राइटिंग लिखी है तो माँ बाप बोलते हैं, टीचर ये बोलते हैं आपने तो बहुत अच्छा लिखा है, ये उसकी राइटिंग पर कटाक्ष है, व्यंग है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर ऐसे ही व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त उन्होंने हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में सर जोशी जी एक हैं। सर जोशी की प्रमुख कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इलियां, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। 2 व्यंग नाटक है, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं, उफ कमल सुख बिये। ठीक है बेटा, सर जोशी की जो लेखन की जो भाषाएं हैं वह अत्यंत सरल और सहज हैं। मुहावरों और हास्य प्रयास का हल्का स्पर्श देकर उन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी सर जोशी की पैनी नजर से बच नहीं सका। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है, यानी खुलकर चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में सर जोशी ने कैसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना लिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? यह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे। ठीक है बेटा, पाठ पढ़ेंगे तुम कब जाओगे अतिथि।
इसमें बेटा देखिए, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह पर्सन बार बार मन में घुमड़ रहा है, यानी कि आ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी कि ये जो लाइन है, लेखक अपने मन में कह रहा है आज तुम्हारे आगमन, यानी अतिथि को कह रहा है कि तुम्हारे आगमन का चतुर्थ मतलब चौथा दिन है, दिवस मतलब दिन, यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। यहाँ पर लेखक अपने मन में ही सोच रहा है कि ये जो अतिथि है इसको आए हुए 4 दिन हो गए हैं और ये कब जाएगा। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। बेटा यहाँ पर बताया गया है कि जो अतिथि आया हुआ है वो एक रूम में बैठा है, उसके सामने ही कैलेंडर लगा हुआ है और उस पर जो डेट चेंज करने वाली होती है ना, जो एक डेट चेंज करने वाला वो कैलेंडर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो लेखक है उसको दिखा करके डेट चेंज कर रहा है प्रतिदिन कि आज ये तारीख हो गई, ये तारीख हो गई, अर्थात तुम्हें याद रहे कि तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं और तुम निसंकोच में ना, बगैर किसी संकोच के या बगैर किसी हिचकिचाहट के तुम यहाँ सिगरेट फूंक रहे हो बैठे बैठे। इनकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती, यानी कि हवा में जो कैलेंडर के पेज हैं वो अपनी नम्रता के साथ, यानी कि जितना हवा आती है वैसे ही हिसाब से वो फड़फड़ाते यानी हिलते रहते हैं। यानी कि एक तरह से यहाँ पर दिखाया गया कि जो है लेखक का तारीखें बदलना, पेज पलटना और साथ ही उसका फड़फड़ाना ये दिखाता है कि लेखक जो है अतिथि जो आया हुआ है उसका ध्यान जो है कि आज कितनी तारीख हो गई है, उसको चले जाना है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ, तुम जानते हो। यानी लेखक मन में सोच रहा है, कह नहीं रहा है, सोच रहा है कि मैं लगातार 2 दिन से तारीखें बदल रहा हूँ और तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि ये चौथा दिन है, यानी कि तुम्हें यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए हैं। तुम्हारे सतत मतलब लगातार आतिथ्य का चौथा भारी दिन, यानी कि बेटा क्या होता है, जो हमारे घर मेहमान आते हैं मेहमान आते हैं तो क्या होता है, हम थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं, कुछ खाने को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उसको अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उनके लिए सब भारी होता जा रहा है। यानी कि क्या होता है बेटा, हम 1 दिन 2 दिन तो किसी को अच्छा खिला सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो हम थोड़ा सोचते हैं कि कुछ हल्का फुल्का हो जाए, या थोड़ा सा हम कभी क्या होता है जरूरी थोड़ी ना डेली प्रतिदिन हम सब्जी बनाएं, हम कभी चटनी से, कभी दूध से, कभी चावल, ऐसे खिचड़ी चावल हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर कहता है लगातार तुम्हारे आतिथ्य से, यानी क्या है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। यानी ये नहीं लग रहा कि तुम चले जाओगे। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। यानी कि यहाँ पर ये मन में सोच रहे हैं लेखक जी कि लंबी यात्रा, यानी कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स होते बेटा जो अंतरिक्ष में जाते, स्पेस में जाते हैं, तो वो भी अगर चांद पर गए थे तो वो भी इतने दिन चांद पर नहीं रुके। इतने किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद जितने दिन तुम यहाँ आकर रुक गए हो, तुम अपनी बाहरी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो, यानी कि मेरे घर पे आप आ चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध यानी गहरा मुझसे संबंध स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है, यानी कि तुम्हें मेरी आर्थिक स्थिति, यानी क्या होता है बेटा, जब हम किसी के घर काफी दिन तक, काफी समय तक रुकते हैं, उतनी ही ज्यादा जानकारियां हमें उनकी होती रहती हैं। तो कहता है कि तुम्हें 3-4 दिन होने के बाद तो तुम्हें मेरे आर्थिक स्थिति का भी तुम्हें ज्ञान हो गया है। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो, यानी कि मेरे घर की बहुत सारी बातों को तुम जान चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, यानी कि बहुत काफी टाइम हो गया, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? तुम्हारी पृथ्वी का था तुम्हारा घर तुम्हें नहीं पुकारा, तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय, अब बता रहा है कि पहले तो ये सोचा कि भाई इसको 4 दिन हो गए हैं और वो नहीं जा रहे हैं और जो लेखक की स्थिति है ऐसी हो गई है। अब यहाँ पर जो है लेखक बता रहे हैं कि जब वो आया था तो क्या स्थिति थी। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था,
कि भाई आ गया, खर्चा ज्यादा हो जाएगा या कब जाएगा, ऐसा कुछ। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ कांपने का अर्थ है कि भाई उसके पैसे, इसकी जेब खाली होने वाली थी क्योंकि खर्चा बढ़ने वाला था। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। यानी कि मेरा बटुआ कांप, यानी कि तुम खर्चा होने का डर मुझे सता रहा था, इसके बावजूद भी मैंने भी वही अच्छी मुस्कान के साथ तुम्हारा स्वागत किया था, तुम्हें गले लगाया था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया था, यानी बहुत अच्छे सम्मान के साथ तुम्हें नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। यानी कि एक तरह से क्या होता है बेटा, घर में कोई आता है तो हम स्पेशली बहुत अच्छा सा खाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही काम यहाँ हुआ कि लेखक के घर जब मेहमान आता है तो उसने रात के खाने को एक उच्च मध्यम वर्ग, यानी कि एक तो मध्यम वर्ग, हम मीडियम, एक तो बेटा बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं, बिल्कुल गरीब जो प्रतिदिन कमाते और खाते हैं, दूसरा बहुत ज्यादा रईस अमीर होते हैं, और तीसरे हमारे जैसे नॉर्मल लोग, यानी कि जो नॉर्मल खाना खाते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई मैंने उच्च मध्यम वर्ग, यानी कि एक तरह से जो मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के लोग हैं उनके घर में जैसा खाना बनता है उससे कुछ ज्यादा ही अच्छा खाना बनवाया था ताकि उसको डिनर का रूप दे दिया था। और तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां, यानी कि तुम्हें याद होगा कि उस दिन तूने क्या खाया था, हमने क्या बनाया था। तुम्हें स्मरण मतलब याद होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था, यानी कि 2 सब्जियां, एक रायता और मीठा भी कुछ था स्पेशल। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी, यानी कि जो आपका स्वागत था, जो हमारे अंदर जोश था कि तुम आपको ये खिला दे वो खिला दे, इसमें एक आशा छिपी हुई थी। क्या आशा छिपी हुई थी? आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल के एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि कल तुम हमारे द्वारा लिए हुए स्वागत की छाप अपने मन में लेकर कल ही वापस चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, यानी कि मन में सोच रहा है कि अगर आप अगले ही दिन जाने के लिए कहते तो हम आपको रोकने के लिए आग्रह भी करते कि आप रुक जाओ, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। यानी कि यहाँ पर लेखक कहता है कि जब तुम आए थे तो हमने बहुत अच्छा खाना खिलाया था, भोजन को हमने डिनर का रूप दे दिया था, और साथ ही हमने सोचा था कि अब हम तुम्हारा ऐसी सेवा, ऐसी आवभगत कर रहे हैं तो आप अगले दिन सुबह चले जाओगे और तुम हमारा एहसान भी मानोगे कि हमने आपका इतना स्वागत किया है। हम तुम्हें बस दिखावटी रोकने की कोशिश करेंगे और आप एक अच्छे अतिथि की तरह रुकेंगे नहीं और चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली, यानी जो हमारे अंदर दुख था वो हमने चुपचाप पी लिया। हम मुस्कुराते रहे और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, यानी कि लंच, दोपहर अगले दिन लंच में उसमें भी बहुत अच्छा खाना आपको दिया, और रात्रि में तुम्हें सिनेमा दिखाया, रात में तुम्हें सिनेमा फिल्म भी दिखाई। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, यानी कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी आपको खुश करने की, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, यानी इससे आगे हमने किसी की सेवा नहीं की है। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ये कहता है कि हमने अपनी पूरा आतिथ्य कर लिया, यानी कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, तुम्हें तुम्हारे लंच को एक तरह से बड़ा ही अच्छा स्टैंडर्ड वाला, यानी कि अच्छा खाना लंच में हमने आपको सर्व किया, साथ ही रात को तुम्हें मूवी भी दिखाई, और फिर हमने सोचा था कि इतना स्वागत लेने के बाद, इतना मतलब सत्कार सहन करने के बाद आप अगले दिन चले जाओगे, लेकिन और हम आपको स्टेशन पर छोड़ देने जाएंगे, लेकिन उस दिन भी ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। लेखक कहता है कि तीसरे दिन तुमने मुझे, मन ही मन में सोच रहा है कि तीसरे दिन तुमने मुझे धोबी को कपड़े धोने के लिए कहा। यह आघात अप्रत्याशित था, यानी कि सहन करने योग्य नहीं था, और इसकी चोट मार्मिक थी, यानी कि मन को दुख देने वाली थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक ये रबड़ की तरह खिंच जाएगी। सामीप्य मतलब पास रहने का जो समय है वो इतना लंबा खिंच जाएगा। क्या होता है बेटा कि जब हमारे घर कोई आ जाता है तो हम फॉर्मेलिटियां ज्यादा करते हैं, फॉर्मल रहते हैं, एक तरह से इनफॉर्मल नहीं हो पाते।
अच्छे से बोलना, खाना पीना भी सलीके से। लेकिन जब घर में कोई नहीं होता तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। लेकिन घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है तो मम्मी भी कहती है चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे वैसे, मतलब ऐसे रहो, ऐसे बोलो। लेकिन उनके जाने के बाद आप शरारत मस्ती भी करते हो। तो वही स्थिति यहाँ पर लेखक और उसकी पत्नी की थी कि वो भी ज्यादा फॉर्मल होते जा रहे थे और ऐसा रहना उनके लिए, उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। तो इसीलिए कहते हैं तुम्हारा सामीप्य की ये बेला एकाएक रबड़ चित्र से बढ़ती वैसे खिंची जा रही थी, यानी कि वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, यानी कि पहले अब तक तो हमारे मन में ये था कि अतिथि जो है देवता होता है, लेकिन अब समझ में आया कि अतिथि जो मेहमान जो होता है देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। यानी कि बेटा जब घर में कोई थोड़े समय के लिए आता है तो हम उसकी देवता की तरह पूजा करते हैं, यानी उसके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन जब वो 2 दिन रुक जाता है तो हम उसको अपने फॉर्मल वे में आ जाते हैं कि एक तरह से इनफॉर्मल वे के एक तरह से मनुष्य जैसा कि घर के फैमिली मेंबर्स का के साथ व्यवहार करते हैं शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सदैव देवता नहीं हो, मानव मतलब पहले तो हम उसको देवता की तरह ट्रीट करेंगे, उसके बाद अपने इक्वल मानेंगे और थोड़े अंशों में राक्षस, यानी कि हमें वो लोग सहन नहीं होंगे और वो फिर एक तरह से वो राक्षस का रूप ले लेंगे, यानी कि हमें वो लोग बुरे लगने लग जाएंगे, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं। यानी कि आपने जब कपड़े धोने के लिए कहा तो मेरे को लगा कि अगर किसी लॉन्ड्री में कपड़े धुलवा लेंगे तो जल्दी धुल जाएंगे और धुलने के बाद ये जल्दी अपने घर चले जाएंगे, लेकिन तब भी ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। लेखक कहता है ये अतिथि को। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। यानी कि मैंने कह दिया किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं कपड़े को धुलने के लिए, जल्दी धुल जाएंगे, शायद आपको जल्दी जाना होगा, ये मन मन में सोच रहा था लेखक। कहाँ है लॉन्ड्री? अतिथि ने कहा, कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं। मैंने कहा, चलो चलते हैं। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। यानी सहज बनियान का अर्थ है कि भी वो घर में लेखक जी बनियान में घूम रहे थे, तो घर से बाहर निकलेंगे तो बनियान में थोड़ी ना निकलेंगे, तो उन्होंने अपना कुर्ता जो बाहर जाने के लिए पहनते थे वो कुर्ता उन्होंने पहन लिया। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। यानी कि जब कुर्ता पहन रहे थे तो उसकी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। यानी कि मैंने उनको कहा कि जो अतिथि आए हुए हैं उनको अपने कपड़े धुलवाने हैं, वो लॉन्ड्री में देने के लिए जा रहे हैं। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई, यानी बड़ा गुस्सा आया। आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। यानी कि कह रहे कि आज उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी ना, वो मुझे डरा रही थी, लेकिन इन्हीं बड़ी बड़ी आंखों के लिए काफी साल पहले मैंने उनसे शादी की थी। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मेरा मन छोटा होने लगता है, यानी कि दुख होने लगता है, डर लगने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। यानी उसकी पत्नी को ये लगा था कि उसका जो अतिथि है, मेहमान जो है, वो काफी समय तक रुकने वाला है। ठीक है बेटा, आज के हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो 2 पेज हैं वो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। इसके बेटा मौखिक क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। इसके आपने शब्दार्थ याद करने हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। बेटा सबसे पहले एक बात बता रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर जो है ना, मैं जो क्वेश्चन भेजती हूँ उनसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर खुद ढूंढने चाहिए, क्योंकि जब आप इस लेसन को रीड करते हो तभी आपको वो क्वेश्चन समझ आ जाने चाहिए। क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला देखो, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर रह रहा था? अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर रह रहा था। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी? आया था ना बेटा, नम्रता के साथ फड़फड़ा रही थी। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया था बेटा? पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत स्नेह भरी मुस्कुराहट से किया था। यानी कि लेखक ने उसे गले लगाया था और उसकी पत्नी ने उसे सादर नमस्कार कहा था। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी? दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई थी। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तीसरे दिन अतिथि ने कपड़े धोबी को देने के लिए कहा था। क्या कहा था? कि मुझे अपने कपड़े धोबी को देने हैं।
सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ, यानी सत्कार की गर्मी, यानी कि जोश होता है किसी का सत्कार करने का, तो उसकी वो उष्मा यानी वो सत्कार की गरिमा यानी कि जो जोश खत्म होने पर क्या हुआ, वो हमने इसमें नहीं पढ़ा है, वो आगे आएगा। सत्कार की उष्मा समाप्त होने से अतिथि को डिनर में खिचड़ी दी जाने लगी। ठीक है बेटा, वो हम आगे नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। बेटा आपको ये 6 क्वेश्चन कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। आशा आपको लेसन समझ आ गया होगा। पहले इस लेसन को पढ़ने से पहले आपको अच्छे से रीडिंग करनी है लेसन के अच्छे से। ठीक है बेटा, थैंक यू।